सभी लोगों का स्वागत है। और सब लोग एकदम पोल्ट्रीमय हो गए हैं। और मैं आशा करता हूं कि सब लोग एकदम पूरे मन लगा के जुटे होंगे। और यहां पर एक चीज बताऊं कि आप लोग जैसे केंद्र सरकार हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जितना भी मार्केट में प्रश्न टहल रहा है, सब प्रश्न ले लेकर टिक लगाइए। जितना भी परीक्षा में आया है, चाहे वह आईएएस में आया है, चाहे बीपीएससी में, चाहे यूपी पीसीएस में, चाहे उत्तराखंड में, चाहे गोवा पीसीएस में, चाहे महाराष्ट्र पीसीएस में, कुछ लोग तो कंबोडिया वियतनाम भी जाकर पीसीएस दे डालेंगे, यूपी बिहार के लोग। सब पीसीएस आईएएस का पेपर टिक लगा के केंद्र सरकार का क्वेश्चन देकर टिक लगा के जरा सा कमेंट लिख के भेजिएगा कि कुछ सही हो रहा है कि नहीं। तभी ना पता चलेगा कि कुछ दवा दिया हूं तो कुछ लाभ हुआ है कि नहीं। तो हम लोग पेपर जो लिए थे टेस्ट नंबर 22, चलिए उसका जल्दी से आंसर बता दें आप लोग को। बाकी तो आप लोग कर लिए होंगे। प्राकलन समिति में 22 सदस्य होते हैं, सही बात है। अरे 22 सदस्य होते हैं, प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं ना। ये क्या हो गया? गलत। प्राकलन समिति में आधे सदस्य राज्यसभा से, आधे सदस्य लोकसभा से, ये भी गलत। क्यों? अरे 30 सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राकलन समिति का कार्य शासन पर वित्तीय नियंत्रण होता है, सही बात है। तो प्राकलन समिति का कार्य शासन पर वित्तीय नियंत्रण होता है। ये बताइए, वित्तीय नियंत्रण का ही तो कार्य है। इसमें तो केवल कौन सा आंसर होगा? केवल 3। चलिए दूसरा प्रश्न। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही बात है। अब देखिए, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष स्पीकर द्वारा नियुक्त किया जाएगा, लेकिन मैं बताया था कि सामान्यतः विपक्ष का कोई व्यक्ति ही अध्यक्ष बनाया जाता है इसमें। दूसरा कथन, लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, उद्योग और व्यापार के कुछ उद्योग और व्यापार के जाने माने प्रतिनिधि कहां से होंगे? बताया था कि ये जो 22 सदस्य होते हैं, 15 धन 7, इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, जिनको संयोजित सदस्य कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो क्या होगा? केवल 1। अब जैसे चलिए आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा एक सही है, ये बताइए। अब इसमें सब पढ़ना पड़ेगा ना हमको। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कारण जिन पर आधारित है देना आवश्यक है। कारण देना आवश्यक है, कारण देना आवश्यक नहीं। ध्यान रखिए, जो निंदा प्रस्ताव है उसमें कारण बताया जाता है। विश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में कारण बताना जरूरी नहीं है। ये केवल बहुमत सिद्ध करने के लिए आता है, जो अभी आया था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नियमों में ग्राह्यता की कोई शर्तें निर्धारित नहीं है। क्यों नहीं निर्धारित है? 198(1) के तहत शर्त निर्धारित है। क्या शर्त निर्धारित है? 50 सदस्य हस्ताक्षर करके देंगे। अब 50 सदस्य का समर्थन होगा तभी तो अविश्वास प्रस्ताव आएगा। तीसरा पढ़िए। यदि किसी अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाए तो इजाजत मिलने के 20 दिन के भीतर कार्रवाई करना। 20 दिन नहीं, 10 दिन के भीतर। याद रखिए, अभी नहीं हुआ था। राज्यसभा किसी अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए सशक्त नहीं है, सही बात है। तो कौन सा एक सही है? तो डी लगाइए। अगला प्रश्न चलिए। अविश्वास प्रस्ताव में आधार बताना आवश्यक नहीं है, सही बात है। निंदा प्रस्ताव में आधार का उल्लेख किया जाता है, सही बात है। निंदा प्रस्ताव पारित होने से सरकार कानूनी रूप से इस्तीफा देने को बाध्य। निंदा प्रस्ताव पारित होने से सरकार के सेहत तो कोई असर नहीं पड़ता है, बस ये कि थोड़ा सा नैतिक दबाव बन जाता है और विपक्ष तुरंत अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो गया तो इसका मतलब विपक्ष समझेगा कि सरकार का सदन के भीतर बहुमत नहीं है, लोकसभा के भीतर, तो तुरंत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। लेकिन निंदा प्रस्ताव के पारित होने से सरकार नहीं जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। अगला चलिए। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन की पहचान करें। तारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित दिया जाता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। उस दिन बताया था स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अभी बोला हूं, केंद्र सरकार पढ़ लिए। जितना मार्केट में क्वेश्चन टहल रहा है, मित्र दोस्तों के पास मैगजीन में जितना भी होगा, सब ढूंढ ढाड़ के केंद्र सरकार का क्वेश्चन जरा सा करके जरा कमेंट लिख के भेजिए तो कुछ हुआ कि नहीं, 10 में 5-6 सही हो रहा है कि नहीं। जितना क्वेश्चन मिले, जहां का भी मिले, सब कंबोडिया वियतनाम सब पकड़ के करिए। अब जैसे चलिए, एक दिन में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सही बात है। शून्यकाल भारत की देन सही है। प्रश्नों की श्रेणियों का निर्णय प्रधानमंत्री करता है, स्पीकर करेगा, बोला था उस दिन।
इसमें क्या आंसर हो जाएगा? 2 और 3। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तब सही सुमेलित नहीं है, अच्छा सुमेलित नहीं है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंत्री का ध्यान तात्कालिक लोकमत के विषय की ओर आकर्षित करना, सही बात है। स्थगन प्रस्ताव समय से पूर्व सदन को विघटित करना। स्थगन प्रस्ताव का मतलब काम रोको प्रस्ताव, उसने बताया था। विशेषाधिकार प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है जब उसे प्रतीत हो कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने संसद में झूठा तथ्य प्रस्तुत करके सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया। सही बात है, तो यही ना सही होगा 2 नंबर। अरे नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, ये जो है ये तो भी गलत। कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो अच्छा हाँ ठीक, कौन सा सही नहीं है तो केवल 2। सही बात है, ठीक है ठीक है, सही सही, बढ़िया। कौन सा सही नहीं है तो केवल 2। ये भी ध्यान रखिए, सही है सही नहीं है ये सब ध्यान रखना है। अब तो मान लीजिए पूछ रहा है कितने युग्म सही है कितने युग्म गलत है। अब सोचिए प्रश्न आते हुए गलत हो जाए। अब जैसे चलिए, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों में से प्रतिवर्ष 20 सदस्य, राज्यसभा से 10। अभी बोला हूं प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होंगे और 30 जो है लोकसभा के होंगे। शुद्ध रूप से लोकसभा की समिति है। संसद में किस रूप में प्राक्कलन प्रस्तुत किया जाएगा यह सुझाने में प्राक्कलन समिति की कोई भूमिका नहीं होती। क्यों नहीं होता है? यही तो उसका मेन कार्य है। इसमें क्या आंसर होगा? नहीं 1 नहीं 2। आगे चलिए 8 नंबर, विधि के प्राधिकार के बिना संचित निधि से कोई राशि नहीं निकाला जाएगा। सही। आकस्मिक निधि राष्ट्रपति और राज्यपाल के हाथ में रखी गई है। सही। 267 आकस्मिक निधि स्थापित करने का प्राधिकार देता है। सही, सब सही। अब जैसा चलिए, विभागीय समितियों का प्रावधान 1989 से लागू किया गया। 1989 में कानून बना था, लागू कब हुआ? 1993 में। लागू कब हुआ? 1993 में। ये गलत। प्रत्येक विभागीय समिति एक या अधिक विभागों का कार्य देखती है। एक या अधिक विभागों का कार्य देखती है। ये बताइए, तो बात सही है ना कि भाई एक सदस्य बहुत सारे विभागीय समितियों का सदस्य बन सकते हैं और एक समिति जो है, जो विभागीय समिति है, वो बहुत सारे विभागों का कार्य देख सकती है। तो सही स्टेटमेंट है, तो केवल 2 होगा। अब जैसे चलिए आगे चला जाए। 10 नंबर, किस समिति का चुनाव आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा नहीं होता है? इसका तो होता ही है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, तो यही लगाइए नियम समिति। अब विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। अरे भाई अविश्वास के लिए तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है कि विश्वास प्रस्ताव के लिए थोड़े ना। कॉन्फिडेंस मोशन जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक लाइन का संकल्प पढ़ता है कि सदन सरकार पर विश्वास करती है, तो इसके लिए हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। तो मैं लिख रहा हूं विश्वास अविश्वास प्रस्ताव, तो गलत हो गया नहीं स्टेटमेंट। केवल अविश्वास प्रस्ताव लिखता तो सही हो जाता। ऐसे प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में से किसी में लाया जा सकता है। अरे भाई लोकसभा में विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव आता है ना, तो दोनों गलत हो गए। अब जैसा चलिए, लोक लेखा समिति के संदर्भ में उचित कूट का चयन करें। इसकी संख्या 22 सही, 67 से कार्य कर रहा है। सही। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल की सलाह पर गलत, स्पीकर करता है। इसका चुनाव एकल संख्याबड़ी मत प्रणाली द्वारा। सही। 1 2 4। अब इसको तो मिला लिया, बोला था उस दिन रटने के लिए, इसको रटने के लिए बोला था। तो ये हो गया वित्तीय जो है सरकारी उपक्रम समिति, ये हो गया 4 वित्तीय, फिर प्रौद्योगिकी और विज्ञान, तो प्रौद्योगिकी और विज्ञान जो है विषयगत समिति है 1, फिर इसके बाद जो हो गया कार्य मंत्रणा समिति हो गया, सदन की समिति 2, विशेषाधिकार समिति हो गया, जांच समिति 3। तो क्या हो जाएगा आंसर? बी। अब जैसे चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक संसदीय समिति नहीं है? ये बताइए, ये तो है ये सब, यही तो नहीं होगा। अगला चलिए, संसद में काम रोको प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव का क्या प्रयोजन है? तो आप उस दिन पढ़ाया भी था। अत्यावश्यक लोक महत्व के निश्चित विषय पर परिचर्चा देना, यही अब सबसे अच्छा लिखा है, यही लगाइए टिक। बाकी तो सब सही नहीं है। नहीं, चलिए ठीक है। अब हम लोग पहले आपातकाल पढ़ते हैं और आपातकाल के बाद फिर राज्य सरकार और इस तरह का टॉपिक पढ़ा जाएगा, क्योंकि फिर आपातकाल का उसमें प्रयोग होगा। तो जो इमरजेंसी जो प्रोविजन है आपातकाल,
तो आपातकाल का जो प्रोविजन है किस भाग में है? भाग तो भूल गए होंगे अब, भाग 18। और इसमें हम लोग को जो है वो देखा जाए तो 3 तरह का आपात पढ़ना है। एक तो पढ़ना है 352 जिसको हम लोग राष्ट्रीय आपात कहते हैं, राष्ट्रीय आपात। और कभी केवल आपात लिखे तो इसका मतलब भी राष्ट्रीय आपात ही होता है, कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद जो है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और फिर इसमें हम लोग को पढ़ना है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 मतलब वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। ये 3 पढ़ना है। अब देखिए, अब इसमें जो है कोई भी आपात है तो इसमें हम लोग को 4 चीज पढ़ना होता है पीटी के लिए। मेंस में तो मान लीजिए उसका 356 की प्रासंगिकता और तमाम चीज में पढ़ाया था, लेकिन यहां पर हम लोग वो चीज चर्चा नहीं करेंगे। तो आप देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात में जैसे एक तो इसका सामान्य पहलू होता है, इसका सामान्य पहलू होता है कि राष्ट्रीय आपात होता क्या चीज है, फिर लगाने की क्या प्रक्रिया है, लगाने की क्या प्रक्रिया है, फिर इसके बाद हटाने की क्या प्रक्रिया है, हटाने की क्या प्रक्रिया है, और फिर इसके बाद जो इसका प्रभाव क्या होता है। तो हर जगह हम लोग को 4 चीज पढ़ना है, 1, 2, 3 और 4। और उस दिन जो है देखिए आप लोग कमेंट लिख के भेजे थे, तो किसने लिख के भेजा था कि भाई 50 का गुणांक होगा कि 100 का? अरे 50 का गुणांक करेंगे तो 100 नहीं आ जाएगा, 50 गुणे 1 या 50 गुणे 2 कर देंगे तो 100 नहीं हो जाएगा, 50 गुणे 3 कर देंगे तो 150 हो जाएगा। तो 50 का गुणांक हो या 100 का गुणांक हो सांकेतिक कटौती में। और देखिए किसी ने कहा था भाई 4 क्लास कर दिया जाए, तो देखिए 4 क्लास ना हो जाए 5 क्लास हो जाए, लेकिन आप भी तो पढ़िए। अभी तो मैं देखता हूं कि कितने लोगों का वीडियो ही पूरा नहीं देख पा रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, वीडियो देखने से पहले, जैसे मान लीजिए ये वाला वीडियो है, अब इसके बाद में पेपर बनाऊंगा, तो अगला वीडियो देखने से पहले पेपर सॉल्व करके तब वीडियो देखा करिए। थोड़ा सा अनुशासन में आ जाइए, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करते हैं, मजे से कैसे पढ़ते हैं, मजे से अपना पढ़ रहे हैं, पेपर ले लिए, देख लिए, नहीं समझ में आ गया पीछे अपना उत्तर देख लिए, अच्छा भी सोच ही रहा था, ऐसे लगेगा, जाएंगे सब गड़बड़ हो जाएगा, बता रहा हूं। देखिए एक चीज और बताऊं आप लोगों को कि हम लोग जो कहते हैं, जैसे पोल्ट्री में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो 20 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन बोलता हूं ना, कि 20 में 18 सही कर दिया जाएगा इस बार। कभी सोचा कि इसमें 100 वीडियो क्यों बनाऊंगा? यदि मान लीजिए पोल्ट्री में 20 क्वेश्चन में यदि केवल 10 ही क्वेश्चन सही करना हो तो 10 ही वीडियो हमारा काफी है। 10 वीडियो बना दूंगा, बस आपका 10 सही हो जाएगा, 10 सही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात है, 10 ही वीडियो बना दूंगा। लेकिन यदि मान लीजिए 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन यदि सही करना है, तो सोच लीजिए कि इसमें यदि इसमें हमको जो है x मेहनत लगता है, तो ये समझिए कि फिर इसके बाद 3 गुना मेहनत करना पड़ेगा, तब 5 क्वेश्चन बढ़ेगा। अरे ऐसे समझिए, दौड़ लगाते हैं, अभी बताइए, मान लीजिए 10 सेकंड में आपने 100 मीटर दौड़ लिया, अब मैं कहूं कि घटा के जरा सा 8 सेकंड कर दीजिए, लगेगा 2 महीना। अब मैं कहूंगा जरा सा 7.5 सेकंड कर दीजिए, लग जाएगा 6 महीना। ये ऐसे भी बढ़ता है। 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन करने में 3 गुना मेहनत लगता है। अब 15 से यदि 17 क्वेश्चन चाहेंगे कि 17 सही कर दूं, तो ये जो 3 गुना है, x गुणे 3 है, इसमें जो है वो 5 का और गुना कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं, ये तो इसमें x मेहनत है, इसमें जो है 15x मेहनत हो गया, इसलिए बोल रहा हूं, तब जाकर ये 17-18 क्वेश्चन सही होगा। सिर्फ हल्का फुल्का पढ़ने से नहीं, 25-30 क्लास में पूरा पीटी मेंस पढ़ दिए, अब पढ़कर पोल्ट्री आपको आ गया, उससे काम चलेगा नहीं। नहीं, यदि खूब विश्वास है तो जाके जैसा परीक्षा से देखिए पहले। अब तो भयंकर कंपटीशन हो रहा है, देख तो रहे हैं, अब देख रहे हैं। चलिए जो बता रहा था, ये ध्यान रखिए, इसीलिए 100 वीडियो बनाया जाएगा, इसीलिए 1500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूं। और इसी तरह से ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, हिस्ट्री हुआ, सबका क्वेश्चन करना एकदम, जीएस जो है एकदम बढ़िया कर देना इस बार पीटी में। अब हमको पोल्ट्री आता है तो मैं पोल्ट्री पढ़ा रहा हूं। अब हिस्ट्री वाले सर देखिए हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वो भी टेस्ट पेपर शुरू किए हैं, एकदम लग के सब लोग दीजिए। अब जैसे देखिए, अब यहां मैं बता रहा था कि ये 4 चीज इसमें पढ़ना है। अब इसी तरह से राष्ट्रपति शासन में भी 1, 2,
3 और 4, ये 4 चीज पढ़ना है। वित्तीय आपात में भी जो है वही 4 चीज पढ़ना है, 1 2 3 4, ये हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग राष्ट्रीय आपात पर चर्चा शुरू करते हैं। देखिए कमेंट में किसी ने लिखा था कि सर थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं। तो देखिए मजबूरी ये है कि यदि मैं बोलूंगा नहीं तेजी से तो कैसे पूरा बोल पाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्पीड धीमा कर दूंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा स्लो करके भी सुन सकते हैं। 2 बार सुन लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा स्पीड धीमा नहीं कर पाऊंगा तो फिर कैसे बोल पाऊंगा। अभी समझाया तो हूं कि यदि मान लीजिए 20 क्वेश्चन में यदि 18 क्वेश्चन सही करना है तो 15 गुना मेहनत करना है। और सामान्यतः हम लोग जो है 10 वीडियो बना देते तो 10 क्वेश्चन आपका सही हो जाता, उससे कोई फायदा तो होगा नहीं। परीक्षा तो पास नहीं करेंगे, बाकी सब हो सकता है आपको। परीक्षा पास करने के लिए तो फिर भयंकर आपको जानना पड़ेगा, पोल्टी आपके डीएनए में जाना पड़ेगा, तब जाकर जो है क्वेश्चन सही होगा। और डीएनए में पोल्टी कब जाएगा, जब मैं कम से कम 100 वीडियो बनाकर और 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं आप लोगों को। तो मैं बता रहा था कि चलिए जरा सा हम लोग जो है अब आपातकाल शुरू करते हैं। तो देखिए आपातकाल में सबसे पहले तो सामान्य पहलू समझिए कि जो हमारे आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है। 1935 के अधिनियम से। कुछ लोग जर्मनी बोल रहे होंगे, जर्मनी से मूल अधिकारों का निलंबन लिया गया है। आपातकाल में जो मूल अधिकार का निलंबन होता है वो जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल का प्रावधान 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अब फिर मैं बताया कि देखिए आपातकाल का जो प्रावधान है वो एकात्मक लक्षण के रूप में है। इसका मतलब कि यदि आपातकाल लागू किया जाता है तो संघीय व्यवस्था जो है एकात्मक व्यवस्था में बदल जाती है। इसीलिए आपातकाल को जो है आदर्श संघवाद के विपरीत माना जाता है। लेकिन अब यही है कि एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए जो है आपातकाल का प्रावधान संविधान में रखा गया है। अब जैसे समझिए ये जो अनुच्छेद 352 है आपातकाल, तो हमारे यहां मूल संविधान में जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, तो मूल संविधान में ये 3 शब्दों का प्रयोग किया गया था। मूल संविधान में 3 शब्दों का प्रयोग किया गया था। अब जानते हैं कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है वह जो 1978 में संशोधन हुआ था, तो ये जो आंतरिक अशांति शब्द है इसको हटा दिया गया और आंतरिक अशांति शब्द हटाकर उसकी जगह पर जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द रख दिया गया। एक तो हो गया भाई, मैं कहूं कि वर्तमान में क्या शब्द है, तो वर्तमान में हो गया युद्ध, दूसरा हो गया बाह्य आक्रमण और तीसरा हो गया सशस्त्र विद्रोह। ये 3 शब्द वर्तमान में है। अब वर्तमान में आंतरिक अशांति शब्द नहीं। यहां तक क्लियर। अब जैसा समझिए हमारे यहां मूल संविधान में यह कहा गया था कि मंत्रिपरिषद की सलाह से जो है मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति 352 का प्रयोग कर सकता है। यदि कहीं पर युद्ध, बाह्य आक्रमण और जो है सशस्त्र विद्रोह की परिस्थिति है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कर सकता है। मूल संविधान में लिखा गया था। लेकिन 44वां संशोधन द्वारा जो है जो मंत्रिपरिषद शब्द है उसकी जगह पर जो है मंत्रिमंडल शब्द लिख दिया गया और लिख दिया गया कि मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। तो पूरे संविधान में यहीं पर केवल मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है, बाकी संविधान में हर जगह मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख है। इसका मतलब वर्तमान स्थिति क्या हुआ? वर्तमान स्थिति हुआ कि मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति इसका प्रयोग करेगा। अब मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श कब जोड़ा गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। और एक चीज ध्यान रखिए कि हमारे यहां जो है यदि सरकार को आसन्न खतरा प्रतीत हो रहा है, संकट प्रतीत हो रहा है, तो वास्तविक घटना से पहले भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये बात हमारे यहां जो है जो 48वां संविधान संशोधन किया गया था 1975 में, इसमें यह बात लिखा गया, आसन्न खतरा उसको कहा जाता है। यदि सरकार को आसन्न खतरा प्रतीत हो रहा है तब भी वो इसका प्रयोग कर सकता है। तो आप जानते हैं कि 38वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 123 में परिवर्तन किया गया था। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है 213 जो राज्यपाल का अध्यादेश है उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था। 352 में भी परिवर्तन करके बात कहा गया, आसन्न खतरा लिखा गया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 38वां जो संविधान संशोधन है उसमें कहा गया कि 352
352 का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। 352 का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, इसका मतलब कि न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से बाहर कर दिया गया। तो आप देखते हैं कि 38वां संशोधन द्वारा 352 को जेआर के दायरे से अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ये जो क्लास था जेआर नहीं होगा, उसको हटा दिया गया और कहा गया कि 44वां संशोधन में कि 352 का जेआर हो सकता है, 352 का जेआर हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू समझ रहे हैं? अरे विधायिका कार्यपालिका द्वारा जितना भी कार्य किया जाता है उसका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट परीक्षण करता है, उसको सही गलत बताता है। इसी बात को जेआर का कहते हैं, न्यायिक समीक्षा कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और ये चीज हमारे यहां जो मिनर्वा मिल्स वाद आया था, उस मिनर्वा मिल्स वाद में, मिनर्वा मिल्स वाद जो आया था, उस मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, इसको प्रूफ कर दिया कि यदि 352 असंगत तरीके से लगाया गया है, दुर्भावनापूर्ण तरीके से लगाया गया है या अप्रासंगिक है, तो उसका हम जेआर कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रूफ कर दिया। इसका मतलब वर्तमान में 352 का जेआर हो सकता है। और इस तरह से ध्यान रखिए, अभी तक 3 अवसरों पर 352 का प्रयोग हुआ है। तो 3 अवसरों पर 352 का प्रयोग हुआ है। तो आप जानते हैं कि 26 अक्टूबर 1962 चीन युद्ध जो हुआ था, तो बाह्य आक्रमण के आधार पर जो है इसका प्रयोग किया गया था। और जानते हैं कि बाह्य आक्रमण के आधार पर इसका प्रयोग किया गया था। उस समय जो है जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति थे, वो भी ध्यान रखना है कि चीन युद्ध के समय कौन राष्ट्रपति था। और फिर आप जानते हैं कि 10 जनवरी 1968 को इसको वापस ले लिया गया। फिर आप देखते हैं कि 3 दिसंबर 1971 को जो है बांग्लादेश की जो आजादी है, बांग्लादेश की जो आजादी है, तो बांग्लादेश की आजादी के समय इसका प्रयोग किया गया था। और फिर जो है आंतरिक अशांति के आधार पर जो है, आंतरिक अशांति के आधार पर इसका प्रयोग किया गया। आंतरिक अशांति के आधार पर जो है 26 जून 1975, अभी जो गुजरा जून में। आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों था 1971 और 1975 का जो आपातकाल था, तो यहां पर तो जाकिर हुसैन साहब थे, अभी बोला हूं। यहां पर कौन था? जाकिर हुसैन साहब। और दूसरे वाले में 1971 में कौन राष्ट्रपति था? बीबी गिरी साहब। और 1975 में कौन राष्ट्रपति था? फखरुद्दीन अली अहमद साहब। और ये जो दोनों आपातकाल है, ये आपातकाल जो है दोनों जो है 21 मार्च 1977 को वापस हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। ये बताइए कि मैं कहूं कि कौन सा आपात सबसे लंबी अवधि तक चला, तो 1971 से 1977 तक चला। इसका मतलब ये सबसे लंबी अवधि तक चला। सबसे लंबी अवधि इस वाले की रही। यहां तक क्लियर? ऐसे पढ़ा जाता है थोड़ा सा विश्लेषण करके। तो ये तो मैं सामान्य पहलू बताया। अब जरा सा यहां पर समझिए लगाने की प्रक्रिया, इसके लगाने की प्रक्रिया कि 352 कैसे लगाया जाता है। तो देखिए, समझते रहिएगा। 352 अभी मैं बताया मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर लगाया जाता है। अब लिखित परामर्श पर ये लगा दिया गया, तब जानते हैं कि अब लिखित परामर्श पर, और लिखित परामर्श का कब जोड़ा गया था? अभी बताया हूं 44वां संशोधन द्वारा। जब लगा दिया गया तो 1 माह के भीतर, यदि 1 माह के भीतर जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग अलग विशेष बहुमत से पारित कर देंगे, अलग अलग विशेष बहुमत से पारित कर देंगे। वही द्वारा बहुमत पढ़ा चुका हूं। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 कुल सदस्य संख्या के बहुमत से ज्यादा होना चाहिए। पहले दूसरे वीडियो में संशोधन जब पढ़ाया था तो बताया था। तो विशेष बहुमत द्वारा दोनों सदन अलग अलग पारित करेंगे, ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता है। और यदि मान लीजिए दोनों सदन पारित कर देते हैं तो ये 6 माह तक चलेगा।
और पुनः 6 माह आगे बढ़ाने के लिए पुनः लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जो है पुनः विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा। और इस तरह से 6-6 माह करके अनिश्चित काल तक चल सकता है, अनिश्चित काल तक चल सकता है। यहां तक क्लियर। अब देखिए, ये जो 1 माह थी अवधि, वर्तमान में 1 माह जो है, तो मूल संविधान में 2 माह लिखा गया था। 44वां संशोधन द्वारा ये 1 माह अवधि किया गया था, एक बात ध्यान रखिए। और अभी जैसे मैं बताया कि ये विशेष बहुमत, तो मूल संविधान में साधारण बहुमत था, 44वां संशोधन द्वारा विशेष बहुमत शब्द का प्रयोग किया गया। अब प्रत्येक 6 माह पर पारित करना, यह भी 44वां संशोधन द्वारा लिखा गया था। क्या यदि 6-6 माह बढ़ाना है, अनिश्चित काल तक चलाना है, तो आपको पारित करना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखिए कि हमारे यहां संविधान में केवल यही लिख दिया गया था, मूल संविधान में, कि आपातकाल का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन 42वां संशोधन द्वारा एक पहलू यह लिखा गया था कि 352 संपूर्ण देश में या किसी भाग में लागू किया जा सकता है, और साथ ही कुछ क्षेत्रों में जहां पर सुधार हो रहा है वहां पर इसको हटाया भी जा सकता है। तो ये बात हमारे यहां 42वां संविधान संशोधन द्वारा लिख दिया गया। इसका मतलब कि वर्तमान में संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि मान लीजिए ये लगा दिया गया, वहीं पर समझिएगा, ये लगा दिया गया। अब ये लगा दिया गया और मान लीजिए सब कर ये लगाने के 10 दिन के बाद जो है लोकसभा विघटित हो गई, मान लिया लोकसभा विघटित हो गई। अब जब लोकसभा विघटित हो गई तो 1 महीने के भीतर कितना समय बचा है, बोलिए 20 दिन। अब इस 20 दिन के भीतर यदि राज्यसभा जो है विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगा तो ये आगे चलता रहेगा। अब फिर लोकसभा आएगी ना, अरे कहां जाएगी, लोकसभा का फिर चुनाव होगा ना, 6 महीने के भीतर तो चुनाव कराना जरूरी है। 2 बैठक के बीच में 6 माह से ज्यादा गैप नहीं हो सकता है, तो 2 बैठक में 6 माह से ज्यादा गैप नहीं होगा, तो यहां पर तो आएगी ही लोकसभा। अब ये नई लोकसभा आ गई, तो नई लोकसभा जब आएगी तो पहली बैठक से 1 माह का इसको समय दिया जाता है, 30 दिन का। और यदि ये विशेष बहुमत से पारित कर देगा लोकसभा, तब तो आगे चलेगा। अन्यथा जो नई लोकसभा आई है उसके प्रथम बैठक से 1 माह के बाद 352 स्वमेव समाप्त हो जाएगा। यहां तक क्लियर? एक बार दोबारा बताता हूं, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करके पूछेंगे सर समझ में आया नहीं। यहां पर लगा दिया गया 10 दिन के बाद लोकसभा किसी कारण से विघटित हो गई, तो अब 20 दिन का जो समय बच गया शेष अवधि में यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से पारित कर देगा, तो आगे तक चलता रहेगा। और जब नई लोकसभा आएगी तो नई लोकसभा को की पहली बैठक से 1 माह का समय दिया जाता है, और यदि नई लोकसभा 1 माह के भीतर पारित कर देगा विशेष बहुमत से, तब तो आगे चलेगा। अन्यथा नई लोकसभा के आने की पहली बैठक से 1 माह के बाद यह स्वमेव समाप्त हो जाएगा। यहां तक क्लियर? अब समझिए, ये तो लगाने की प्रक्रिया हुआ, अब हटाने की प्रक्रिया समझिए। देखिए, पहली प्रक्रिया तो यह है कि राष्ट्रपति जब चाहे मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसको हटा सकता है, संसद के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं। पहला चीज क्या हुआ, राष्ट्रपति जब चाहे मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसे हटा सकता है, जब चाहे तब इसे हटा सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर, संसद के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, आपातकाल में भी चुनाव हो सकता है, आपातकाल में भी अध्यादेश जारी हो सकता है, कोई समस्या की बात नहीं। तो पहला तो हटाने की प्रक्रिया यह हुआ। दूसरा, यदि मान लीजिए इसका प्रयोग नहीं होता है, तो दूसरा बात है कि लोकसभा यदि साधारण बहुमत से पारित कर देता है, तो 352 समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा के अनुमोदन का कोई मतलब नहीं, केवल लोकसभा अनुमोदन कर देगा तो समाप्त हो जाएगा। और या तीसरा बात है कि यदि सत्र नहीं चल रहा है और लोकसभा के 10% सदस्य जो है हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को देते हैं, तो राष्ट्रपति जो है 14 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा। यदि सत्र नहीं चल रहा है और लोकसभा के 10% सदस्य हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को देते हैं, तो राष्ट्रपति 14 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा। उस बैठक में यदि लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर देता है,
तो 352 समाप्त हो जाएगा। मैं आप लोग को बताया था कि पिछले 20-22 साल का जो प्रश्न है वो आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे तो उसमें प्ले लिस्ट पे जाइएगा, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में आज डलवा भी दूंगा। उसमें से 20-22 साल का जो क्वेश्चन मैंने करा रखा है, लगभग जो है 20-22 साल का मैं पेपर करा रखा हूं 2023 तक, उसको भी देखकर क्वेश्चन कर डालिए, जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन आता कैसा है। तो तीसरा चीज पहलू क्या है? तीसरा पहलू है कि यदि सत्र नहीं चल रहा है और लोकसभा के 10% सदस्य हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को देते हैं तो राष्ट्रपति 14 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा और उस बैठक में यदि लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर देता है तो 352 समाप्त हो जाएगा। ये तो हटाने की प्रक्रिया हुआ। मैं अभी बताया था कि 4 चीज पढ़ना है। एक तो सामान्य पहलू पढ़ना है जो बता दिया, लगाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रभाव। इसका क्या प्रभाव है? इसका प्रभाव क्या है? देखिए, ऐसे समझिए कि इसका प्रभाव जो है 2 तरीके से, इसका प्रभाव 2 तरीके से है। पहला जो तरीका है, पहला जो प्रभाव है केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव, और दूसरा चीज है मूल अधिकार पर प्रभाव, मूल अधिकार पर प्रभाव। तो देखिए, अब केंद्र राज्य संबंध पर कैसे प्रभाव है समझिएगा जरा सा। 352 लगाने पर जो है राज्य सरकार बर्खास्त नहीं होती है और न ही विधानसभा निलंबित होती है, अस्तित्व में रहेगी लेकिन उसकी शक्ति कम हो जाती है, उसकी शक्ति कम हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। मान लीजिए केंद्रीय कार्यपालिका जो है कोई निर्णय कर सकती है, किसी विषय पर निर्देश दे सकती है और वह निर्देश मानना बाध्यकारी हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिए, विधानमंडल का जो कार्य है वो कौन करेगा? संसद। और जो राज्य कार्यपालिका है, जो राज्य कार्यपालिका है, उस राज्य कार्यपालिका का काम कौन कर देगा? केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका कर देगी। विधानमंडल का काम जो है, मान लीजिए मैं कह दूं कि विधानमंडल का जो कार्य है वो राष्ट्रपति के पास चला आता है, सही बात है? गलत? गलत। विधानमंडल का कार्य संसद के पास आ जाएगा, राज्य कार्यपालिका की शक्ति केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में आ जाएगी, मतलब सिद्धांत रूप में राष्ट्रपति के पास। नहीं समझ में आया ना? अरे मैं कहूं कि 5 गाय 2 भैंस, अब फिर कह रहा हूं कि 10 गाय, मान लीजिए मैं कहूं कि 10 भैंस और 3 गाय, इसको जोड़िए तो कैसे जुड़ेगा? गाय में भैंस नहीं जोड़ देंगे। अरे गाय में गाय जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 गाय और 12 भैंस। ये ना आंसर होगा कि 15 गाय लिख देंगे। तो यहां पर विधानमंडल का कार्य संसद के पास, राज्य कार्यपालिका का कार्य केंद्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति के पास। ये ध्यान रखिएगा, जब लिखिएगा तो समझ के टिक लगाइएगा। दूसरा बात समझिए, केंद्र राज्य संबंध पे प्रभाव। तो पहला प्रभाव क्या हुआ? 352 लगाने पर राज्य सरकार बर्खास्त नहीं होगी, न तो विधानसभा निलंबित होगी, बल्कि अस्तित्व में रहेगा लेकिन उसकी शक्ति कम हो जाएगी। और जो विधानमंडल का कार्य किसके पास आ सकता है? संसद के पास। संसद कानून बना सकती है। इसका मतलब कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के बाद कानून स्वतः समाप्त हो जाएगा। अभी बोला हूं कि संघीय ढांचा एकात्मक में परिवर्तित हो जाता है। तो विधानमंडल का कार्य संसद के पास चला गया और राज्य सूची के विषय पर जो है, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। अब दूसरा बात समझिए, जैसे मान लीजिए अभी बोला हूं कि कार्यपालिका शक्ति केंद्र की कार्यपालिका के पास जाएगा, तो केंद्र द्वारा राज्य कार्यपालिका जो है, केंद्र की जो कार्यपालिका है राज्य की कार्यपालिका को कोई भी निर्देश दे सकती है। इसका मतलब राज्य की कार्यपालिका केंद्रीय कार्यपालिका के अधीन आ जाती है। इसका मतलब केंद्र ज्यादा शक्तिशाली और राज्य कमजोर हो जाता है। अब तीसरा बात समझिए,
केंद्र का जो वित्तीय अधिकार है वो बढ़ जाता है, वित्तीय वितरण में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि वित्तीय वितरण में कोई परिवर्तन होगा तो 352 के वापस होने के बाद उस वित्तीय वर्ष तक लागू रहता है। मान लीजिए हमें कहते सितंबर में वापस हो गया तो कब तक चलेगा? 31 मार्च तक चलता रहेगा। और चौथा बात समझिए, ये आपातकाल में जो है संसद हो या मतलब कि लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसकी अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि 1971 से 77 आप देखते हैं कि चौथी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब ये मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मूल अधिकार पर जो प्रभाव है उसको ऐसे समझिए कि 2 तरीके से होता है। एफआर पर जो प्रभाव है वो 2 तरीके का होता है। एक तो जो है 358 और दूसरा होता है 359। तो 358 जो है युद्ध तथा बाह्य आक्रमण, और जो 359 है इसमें जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों शब्दों का प्रयोग होता है। और यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, इन दोनों परिस्थिति में जो है, इन दोनों परिस्थिति में 20-21 का निलंबन नहीं होगा, निलंबन नहीं होगा। हमारे मूल संविधान में नहीं लिखा गया था, ध्यान रखिएगा, 44वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन जब आपातकाल 352 लगाया जाएगा, इस परिस्थिति में 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, 19 स्वतः निलंबित होगा, स्वतः निलंबन होगा। जब मैं पूछूं कि आपातकाल लगाया जाता है तो कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित होता है, तो 19, ये टिक लगाइएगा, 19 स्वतः निलंबित होता है। युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर यदि लगाया जाएगा तो स्वतः निलंबित हो जाएगा। देखिए, इतना जटिल नहीं पूछता है, सिंपल पूछता है कि आपातकाल लगाने पर कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित होता है, तो 19, ये ध्यान रखिएगा। दोबारा बोलता हूं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति एफआर का उल्लंघन निलंबन कर सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति एफआर मूल अधिकार का निलंबन कर सकता है, लेकिन 20-21 का निलंबन नहीं हो सकता है। और 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, राष्ट्रपति चाहे तो अन्य एफआर का भी निलंबन कर सकता है। ये बताइए, अनुच्छेद 32 निलंबित होगा तो नहीं होगा? बोल रहे होंगे नहीं होगा। अरे 32 मूल अधिकार है तो निलंबन क्यों नहीं होगा भाई? 20-21 संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो, चाहे कुछ भी हो। मैं कह रहा हूं कि 20-21 का निलंबन नहीं होगा, तो 32 का निलंबन तो हो ही जाएगा। अब आप कहेंगे कि तो हम जाएंगे कहां? अरे जाएंगे हाई कोर्ट में 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाएंगे मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर, हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। आपातकाल लगा हो तो 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, यदि 32 का निलंबन हो गया है तो। ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे समझिए, ये जो लिखा गया आपातकाल 352, तो अंबेडकर साहब ने इसको डेड लेटर कहा था। अंबेडकर साहब ने इसको जो है डेड लेटर का नाम दिया था, मृत पत्र। मतलब इसका प्रयोग हम लोग कभी नहीं करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, अब राष्ट्रपति शासन क्या चीज है? पहले में होता है कि 4 चीज पढ़ना है, इसका मतलब समझना है, फिर इसके बाद लगाने की प्रक्रिया, फिर हटाने की प्रक्रिया, फिर इसका प्रभाव। तो यहां पर ध्यान रखिए कि राज्य का शासन प्रशासन यदि संवैधानिक बंदों के अनुसार नहीं चल रहा है तो राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट या अन्य माध्यम व्यापक शब्द है। इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विवेक का भी निर्णय हो सकता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी सलाह लिया जा सकता है। तो यहां पर राज्यपाल द्वारा भेजी गई जो रिपोर्ट है उसको भी केंद्र सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति उस राज्य में 356 का प्रयोग कर सकता है। अब देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको 2 अनुच्छेद ध्यान रखना पड़ेगा, 355 और 365। 355 को जो है, इसको जो है
356 का अग्रदूत कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए 355 को 356 का अग्रदूत कहते हैं। 355 में कहा गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चल रही है या नहीं। तो 355 का यदि अनुपालन नहीं हो पा रहा है तब भी केंद्र सरकार लगा सकता है। और 365 में जो कहा गया है कि संघ द्वारा दिया गया जो निर्देश है, संघ द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन करने में या उसको प्रभावी करने में यदि राज्य सरकार असफल हो जाता है तब भी इसका प्रयोग हो सकता है। सिंपल बोलता हूं, यदि केंद्र सरकार कोई निर्देश देता है और राज्य सरकार उसका अनुपालन नहीं करता है, उसको प्रभावी नहीं कर पाता है, तो केंद्र सरकार मान सकता है या केंद्र सरकार का मानना विधिपूर्ण हो जाएगा कि उस राज्य का शासन प्रशासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। तब भी जो है 356 का प्रयोग कर सकता है। तो आप ये दो अनुच्छेद जरूर ध्यान रखिएगा। अब जरा मैं बता रहा था, देखिए सबसे पहले जो है पंजाब में जो है जून 1951 में जो है 356 का प्रयोग हुआ था। और सबसे लंबी अवधि पंजाब में ही रही 1987 से लेकर जो है 1992 तक। और सबसे अधिक बार जो है यूपी में लगाया गया 10 बार। और जानते हैं कि सबसे कम बार जो है सबसे कम अवधि तक महाराष्ट्र में 3 दिन। इसके पहले कर्नाटक वाला था 7 दिन वाला, लेकिन अब 3 दिन लगाइएगा। महाराष्ट्र लगाइएगा सबसे कम अवधि। अब इसको लगाने की क्या प्रक्रिया है, अब इसके लगाने की क्या प्रक्रिया है, जैसे उस पर चर्चा कर दें। देखिए लगाने की प्रक्रिया यह है, अब यहां समझते रहिएगा। यदि 356 यहां लगाया गया, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लगाएगा। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग यहां पर नहीं है, केवल 352 में एक बार हुआ है बस। तो लगा दिया गया। अब लगाने के बाद 2 महीने के भीतर लोकसभा और राज्यसभा यदि साधारण बहुमत से पारित कर देगा तो 6 माह तक चलता रहेगा। यहां तक क्लियर। और यदि मान लीजिए लगा दिया गया, 20 दिन के बाद लोकसभा विघटित हो गई, तो 20 दिन के बाद विघटित हो गई तो 40 दिन का जो समय बचा 2 महीने में, उसमें यदि साधारण बहुमत से लोकसभा पारित कर देगा तो ये आगे तक चलता रहेगा। और जब नई लोकसभा आएगी तो नई लोकसभा को 1 माह का समय दिया जाता है। और नई लोकसभा 1 महीने के भीतर यदि साधारण बहुमत से पारित कर देगा तब तो आगे चलेगा, अन्यथा 1 महीने के समापन पर समाप्त हो जाएगा। 1 महीने का मतलब लोकसभा की प्रथम बैठक से 1 माह। अब मैं बता रहा था कि 6 महीना लग गया, फिर 6 महीना आगे बढ़ाना है तो फिर लोकसभा राज्यसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा। अब 1 वर्ष से ज्यादा के लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि 352 का प्रयोग हुआ हो, और दूसरी शर्त है कि इलेक्शन कमीशन कहे कि चुनाव कराना संभव नहीं है। यदि शर्त 1 या 2 दोनों पूरा हो जाता है तो ऐसी समय में 6-6 माह करके जो है 2 वर्ष तक और चल सकता है। लेकिन लोकसभा राज्यसभा साधारण बहुमत से पारित करते रहेंगे, लोकसभा राज्यसभा साधारण बहुमत से पारित करते रहेंगे, 2 वर्ष चलेगा। अब मान लीजिए 2 वर्ष ये चल गया, 2 वर्ष ये चल गया, 1 साल ये हो गया, तो 3 वर्ष से ज्यादा के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी विशेष बहुमत से। जैसे पंजाब के लिए 58 संशोधन किया गया था और 3 वर्ष से ज्यादा वहां पर लागू किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अब जरा से यहां पे चलिए आगे, हटाने की प्रक्रिया। तो हटाने की प्रक्रिया अभी मैं बताया था 352, तो 352 जिस तरह से हटाया जाता है वैसे ही जो है 356 भी हटाया जाता है। और अभी बताया हूं, पहला बात क्या बोला था, राष्ट्रपति जब चाहे मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसको हटा सकता है, संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। और दूसरा बात क्या बोला था, लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगा तभी 356 समाप्त हो जाएगा। और तीसरा बात क्या बोला था, यदि सत्र नहीं चल रहा है तो लोकसभा के 10% सदस्य यदि हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को देते हैं तो राष्ट्रपति 14 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा। और यदि लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर देता है तो समाप्त हो जाएगा, राज्यसभा के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं। यहां तक क्लियर। अब जैसा समझिए, अब इसमें क्या पढ़ना है, अब इसमें पढ़ना है इसका क्या प्रभाव होगा। सामान्य पहलू हो गया, लगाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, फिर इसके बाद 356 का
प्रभाव। अब 356 का प्रभाव पहला बात समझिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है जब 356 लगाया जाएगा तो राज्य की कार्यपालिका तो तुरंत समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री मंत्री सब पूरा मंत्रिपरिषद खत्म, और कार्यपालिका शक्ति किसके पास आ जाएगा? राष्ट्रपति के पास आ जाएगा। तभी तो राष्ट्रपति शासन करते हैं, और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल शासन करता है। और दूसरा बात समझिए, 356 लगाने पर विधानसभा तुरंत विघटित नहीं होगी। अभी ये सार मुंबई बात बोलता हूं, 356 लगाने पर विधानसभा को विघटित तुरंत नहीं किया जाएगा। जब तक लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन पारित नहीं करेंगे तब तक विधानसभा का विघटन नहीं हो सकता है। मतलब लगाते समय राज्य की विधानसभा विघटित नहीं होगी, कार्यपालिका समाप्त होगी। और तीसरा बात समझिए, वित्तीय शक्ति भी केंद्र सरकार के पास आ जाएगी। इसका मतलब कि जो वित्त विधेयक है, धन विधेयक है, सब कहां रखा जाएगा? संसद में। यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय को जो है प्राधिकृत कर सकता है खर्च के लिए। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है। एक चीज ध्यान रखिएगा, संसद द्वारा बनाया गया जो कानून है, जब 356 लगा है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून एवं केंद्र सरकार द्वारा दिया गया जो भी निर्देश है तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक विधानमंडल और अन्य प्राधिकारी उसको परिवर्तित नहीं कर देते हैं या समाप्त नहीं कर देते हैं। और 356 लगाने पर जो है मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए एसआर मुंबई बात सुन लीजिए, कभी कोई पूछता है। आप लोगों का नोट्स जो है टेलीग्राम पर भेज दिया हूं, सब लोग जो है वह रीयूनियन आईएएस का जो टेलीग्राम है उस टेलीग्राम से जुड़ जाइए। उसका डिस्क्रिप्शन जो मैं वीडियो के नीचे लगवा देता हूं, सीधा टेलीग्राम पर जाके जुड़ जाइए। उसी में जो है आपातकाल का मैटर भेज रखा हूं, उस मैटर को भी पढ़ लीजिएगा, वीडियो भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जब आगे हमारा वीडियो आएगा ट्यूसडे को तो उसका जो 6:30 बजे क्वेश्चन बना के 15 भेजूंगा, उसको सॉल्व करिएगा। तो यहां पर एसआर मुंबई वाद में बता रहा था, एसआर मुंबई वाद 1994। तो जानते हैं कि बाबरी मस्जिद जो दुर्घटना जो हुआ था तो कहीं न कहीं 4 राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था, यूपी, एमपी, और जो है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इसी को जो है एसआर मुंबई साहब ने चुनौती दिया था। अरे जो कर्नाटक में मुख्यमंत्री थे उन्हीं के पिताजी, उन्होंने चुनौती दिया था। और इसी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है 356 के संदर्भ में जो है वह दिशा निर्देश जारी किया था। तो 356 के संदर्भ में जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दिशा निर्देश जारी किया। जानते हैं कि दिशा निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया उसमें 4-5 बात आपको ध्यान रखना है, नोट पे भी लिखा हूं तो पढ़ लीजिएगा। पहला चीज बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह आधार स्पष्ट करे, मतलब केंद्र सरकार से पूछेगा। दूसरा चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 356 को यदि हम असंवैधानिक घोषित करेंगे तो पुरानी सरकार बहाल होगी, पुरानी विधानसभा भी बहाल होगी, शर्त यह है कि नया चुनाव न हुआ हो। और तीसरा बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगर बहुमत के संदर्भ में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो इसका समाधान जो है विधानसभा के भीतर किया जाएगा। उसको बोलते हैं फ्लोर टेस्ट, उसको बोलते हैं फ्लोर टेस्ट। विधानसभा के भीतर बहुमत का परीक्षण होगा। बस पे बैठ के सब लोग जो है संसद भवन नहीं आएंगे, जैसे बिहार से सब लोग आए थे, या होटल में बंद करके नहीं काउंट कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा के भीतर बहुमत का परीक्षण किया जाएगा। और मैं अभी बता रहा था कि जब 356 लगाया जाएगा तो उस समय जो है विधानसभा का विघटन नहीं किया जाएगा। राज्य की कार्यपालिका जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है समाप्त हो जाएगी, वहां तक तो ठीक, लेकिन विधानसभा का विघटन नहीं होगा। क्यों? जब तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन पारित नहीं करेंगे तब तक आप विधानसभा का विघटन नहीं कर सकते हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, चुनाव नहीं करा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब जैसा चलिए 360 वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। तो वही 4 चीज पढ़ना है। देखिए, यदि भारत या किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व या साख का कोई संकट उत्पन्न हो जाता है तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जो है पूरे भारतवर्ष में या भारत के किसी भाग में
360 का प्रयोग कर सकता है। अभी तक तो व्यवहार में इसका प्रयोग नहीं हुआ, अब भगवान भी करें कि कभी इसका प्रयोग न हो। मतलब अरे कोई आर्थिक संकट, वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इसका प्रयोग कर सकता है, अभी तक नहीं हुआ है। अब जानते हैं इसको लगाने की क्या प्रक्रिया है। लगाने की प्रक्रिया जैसा समझिएगा, यहां पर इसको लगाया गया, यहां पर कैसे लगेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लगाएगा। अब मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लगाएगा तो यहां पर 2 माह का समय, 2 माह के भीतर लोकसभा और राज्यसभा जो है साधारण बहुमत से पारित कर देंगे। तो एक बार में ही जो है निश्चित काल के लिए या अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है। एक बार में निश्चित काल या अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है। क्लियर हुआ? बार बार 6-6 माह के लिए पारित करना आवश्यक नहीं है। और यहां पर ध्यान रखिए कि मान लीजिए यदि 40 दिन के भीतर, 40 दिन पर यदि लोकसभा विघटित हो गई, लोकसभा विघटित हो गई, डिजॉल्व हो गई, तो लोकसभा यदि डिजॉल्व हो गई तो ऐसी दशा में अब शेष अवधि कितना बचेगा, शेष अवधि बचेगा 20 दिन। यदि 20 दिन के भीतर लोकसभा जो है, 20 दिन के भीतर राज्यसभा जो है साधारण बहुमत से पारित कर देगा तो ये आगे चलता रहेगा। और जब नई लोकसभा आएगी तो नई लोकसभा को कितने दिन का समय मिलेगा, 1 माह का। 1 माह के भीतर पारित कर देगा तो चलेगा, अन्यथा 1 माह के समापन पर 360 समाप्त हो जाएगा। क्लियर? मतलब बार बार 6-6 माह तक उसको पारित करना जरूरी नहीं है। एक बार में ही निश्चित काल अनिश्चित काल तक लिख दिया जाएगा, निश्चित काल तक चलेगा, या 2 साल, 4 साल, 5 साल चलेगा, जो भी एक ही बार में हो जाएगा। अब यहां इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अब यहां इसका प्रभाव चलिए ये बताइए। पहला चीज समझिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर शेष सबका वेतन भत्ता पेंशन कम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का भी वेतन भत्ता कम हो सकता है, पेंशन कम हो सकता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति राज्यपाल का कम नहीं होगा, बाकी सबका कम हो जाएगा। पहला चीज तो सीधा यही हो गया। दूसरा बात समझिए, राज्य के वित्तीय मामलों में केंद्र सरकार को जो है निर्देश देने का जो है, राज्य के वित्तीय मामलों में केंद्र सरकार को निर्देश देने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा बात समझिए, राज्य का जो बजट है, जो व्यय है, उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाएगा। मतलब धन विधेयक, वित्त विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाएगा, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उस पर निगरानी रखेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि संघ की कार्यपालिका द्वारा राज्य को किसी भी वित्तीय औचित्य संबंधी जो मामला है उस पर जो है केंद्र सरकार जो है कुछ भी निर्देश जारी कर सकता है, उस निर्देश का पालन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। तो यहां पर अच्छा, अब एक चीज उसको और बताएं। अब आप लोगों को क्या करना है, मैंने आपको 352 बताया, 356 बताया और 360 बताया। तो देखिए इसमें अंतर, इसमें अंतर, इसमें अंतर। तो ये 3 अंतर जो है ये ऐसे बनाकर 5-5 पॉइंट अपने हिसाब से लिख डालिएगा। समझ में आया? मेंस में 356 का महत्व तो समस्या और वर्तमान पहलू आता है, वो तो मेंस में मैं लिखवा दिया था, या मेंस में मैं पढ़ाता हूं। पीटी में आपको अंतर करिएगा तीनों में, जिससे वो कंसेप्ट क्लियर हो सके। ये ध्यान रखिएगा, 5-5 अंतर अपने मन से लिखिएगा। और अभी आपातकाल पढ़ा दिया हूं ना, और आपातकाल पढ़ने के बाद पेपर में जितना क्वेश्चन आया हुआ करके बताइएगा हुआ कि नहीं। और सब लोग कमेंट लिख के भेजा करिए। अब कमेंट लिख के भेजेंगे तो उसमें क्वेश्चन भी लिख के भेज दिया करिए, मैं आप लोग को अगले वीडियो में उसका जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, जैसे आप लोग कह रहे थे कि सर 4 वीडियो कर दिया जाए, अभी 3 वीडियो पढ़िए, क्योंकि उसको कवर भी तो करना है। पॉलिटी के साथ आप लोगों को ज्योग्राफी, हिस्ट्री तमाम पढ़ना पड़ता है। तो 3-3 वीडियो हफ्ते में चलने दीजिए, जरूरत पड़ेगा तो उसको अवश्य बढ़ाया जाएगा। सब लोग जरा सा इसको खूब लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, कुछ शेयर करिए, जरा सा इसको फैलाइए, तभी तो मैं मानूंगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो सब लोग जैसा सहयोग करिए। चलिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।